गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ एकदम बढ़िया होंगे, चकाचक होंगे। कई लोगों की शिकायत थी कि सर जो आप लिखते हो वो बिल्कुल समझ में नहीं आता। देखिए उसमें दो प्रॉब्लम है। पहला तो मेरा राइटिंग का प्रॉब्लम है, और वो मतलब आज का नहीं है, बहुत डंडे खाए हैं मैंने उसके लिए, राइटिंग के लिए। तो उससे थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए, लेकिन फिर भी मैंने बैकग्राउंड चेंज कर दिया है। आज हम लोग बात करेंगे 4 तारीख से लेकर 6 अगस्त के बीच में जो भी हमारे करंट अफेयर्स रहे, और ये करंट अफेयर्स आपको रोज सुबह मिलेंगे 5 AM पर। और कभी कभी थोड़ा बहुत डिले हो जाता है, अभी थोड़ी सी चीज़ें सेटल नहीं हो पा रही हैं, और थोड़ा सा इसको लाइक वाइक करो, शेयर वेयर करो, थोड़ा मैं भी ज़्यादा मोटिवेट रहूं। अच्छा, एक और अनाउंसमेंट, जुलाई का जलजला मैंने करा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो 3 घंटे का एक वीडियो उपलब्ध है जिसमें आपको जुलाई मंथ के कंप्लीट करंट अफेयर्स मिल जाएंगे। बहुत डिटेल में मैंने पढ़ाया है। पीडीएफ आपको डीसीए ऐप पर उपलब्ध हो जाएगी। अगर आपने डीसीए ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर डाउनलोड कर लीजिए। इसके अलावा डीसीए विद राहुल सर के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, आप वहां पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल अब बात करेंगे आज के करंट अफेयर्स में। आज के करंट अफेयर्स में सबसे पहले मैंने रखा है 3 अगस्त को मनाया गया है भारतीय अंगदान दिवस। 3 अगस्त को आपका भारतीय अंगदान दिवस मनाया गया है। यह दिवस पहली बार 2010 में मनाया गया था। कब मनाया गया था पहली बार? 2010 में। तो हम ये कह सकते हैं कि इस बार हम लोग 14वां यानी कि 14th ये है भारतीय अंगदान दिवस यानी इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे मना रहे हैं। इसको ऑर्गेनाइज करने का मेन जो मोटो रहता है, मेन जो प्रोग्राम रहता है, वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के पास रहता है। तो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर यानी कि मानव स्वास्थ्य एवं विकास मंत्रालय है ना, फैमिली एंड हेल्थ वेलफेयर, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। आप जरा मुझे कमेंट में लिखकर बताओगे वर्तमान समय में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय किसके पास है। आगे बढ़ते हैं। पेरिस ओलंपिक से जुड़ी हुई एक खबर है। पेरिस ओलंपिक में नोवाक जोकोविच ने गोल्डन स्लैम हासिल कर लिया है और वो ये 5वें खिलाड़ी बन गए हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो राफेल नडाल, राफेल नडाल के बाद स्टेफी ग्राफ, स्टेफी ग्राफ के बाद आंद्रे अगासी, आंद्रे अगासी से अलावा सेरेना विलियम्स। तो 4 लोग ये हैं और 5वें खिलाड़ी हैं नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच ने पेरिस ओलंपिक के गोल्ड मैच में आपका कार्लोस अल्काराज को हरा दिया। कार्लोस अल्काराज जिन्होंने अभी हाल ही में नोवाक जोकोविच को हरा करके विंबलडन जीता था। कार्लोस अल्काराज जो है वो स्पेन से बिलोंग करते हैं, जबकि नोवाक जोकोविच है जो है वो सर्बिया से बिलोंग करते हैं। तो गोल्ड मेडल आपका किसको मिल गया? नोवाक जोकोविच को मिल गया टेनिस का पेरिस में, और कार्लोस अल्काराज को मिल गया आपका सिल्वर मेडल। लेकिन अगर हम बात करें महिलाओं के खेल की, तो महिलाओं के खेल में जाने कहां से चाइना की झेंग किनविन आ गई और उन्होंने आपका डोना वेकिक को हरा दिया। डोना वेकिक जो है ये आपकी क्रोएशिया से हैं। तो चाइना की झेन किनविन ने डोना वेकिक को हराया। इस तरीके से गोल्ड मेडल किसको मिल गया? झेन किनविन को, और डोना वेकिक को मिल गया सिल्वर मेडल। तो ये पेरिस ओलंपिक के हैं। गोल्डन स्लैम का मतलब ये होता है कि नोवाक जोकोविच ने अब तक 24 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। तो जिस व्यक्ति ने अपने जीवन काल में चारों ग्रैंड स्लैम जीते हों, चारों का मतलब ऑस्ट्रेलियन, विंबलडन, यूएस और फ्रेंच। सबसे पहले आपका ऑस्ट्रेलियन होता है, फिर आपका फ्रेंच होता है, फिर आपका विंबलडन होता है, फिर उसी साल में आपका यूएस होता है। तो ये 4 टेनिस के मेजर कहलाते हैं। टेनिस के लिए वर्ल्ड कप के नाम से जाना जाता है डेविस कप। डेविस कप इस बार जीता था इटली ने। किसने जीता था? इटली ने। जबकि महिलाओं के लिए होता है बिली जीन किंग कप, जिसमें जो जीता था कनाडा ने किसको हरा दिया था? इटली को हरा दिया था। आगे बढ़ते हैं। तो पेरिस ओलंपिक हमारा कौन सा ओलंपिक है? 33वां ओलंपिक है। पेरिस के बारे में हम लोग कई 2-3 करंट अफेयर्स में चर्चा कर चुके हैं। आगे बढ़ जाते हैं। सरकार ने 50,655 करोड़ रुपए की लागत से 8 राष्ट्रीय हाई स्पीड कॉरिडोर को मंजूरी दे दी है। 8 राष्ट्रीय हाई स्पीड जो कॉरिडोर है, इनमें लगभग 936 किलोमीटर की सड़कें बनाई जाएंगी। इसमें से एक योजना जो है वो 8 लेन है। एक योजना, केवल एक योजना। 6 योजनाएं जो हैं वो 3 योजनाएं जो हैं वो 6 लेन की हैं, और बची कितनी? 3 1 4, और 4 योजनाएं जो हैं वो 4 लेन वाली हैं। इस तरीके से आपका ये बनाया जाएगा। इसमें हमारे कानपुर में आपका रिंग रोड भी बनाया जाना शामिल है। देखो कानपुर मैंने कितना घटिया लिख दिया, लोगों में सही से लिख देता हूं। कानपुर में हमारा रिंग रोड भी बनाया जाएगा। वर्तमान समय में भारत का जो रोड नेटवर्क है, टोटल रोड नेटवर्क, भारत का टोटल रोड नेटवर्क अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट यानी कि रोड, सड़क एवं यातायात मंत्रालय द्वारा, वो है 63 लाख किलोमीटर। 63 लाख किलोमीटर की जो सड़कें हैं वो हमारे यहाँ बन चुकी हैं। देश में हमारे जो नेशनल एक्सप्रेसवे हैं, मैं एक्सप्रेसवे की बात कर रहा हूं, वो कुल मिलाकर 11 हैं। जबकि स्टेट एक्सप्रेसवे हमारे यहाँ कितने हैं? स्टेट एक्सप्रेसवे ये हमारे यहाँ 22 है। याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं।
झारखंड में महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना शुरू की गई है। ऐसी योजना कई जगह चल रही है, जैसे कि एमपी में चल रही है लाडली लक्ष्मी योजना। तो ये ऐसा प्रश्न डायरेक्ट बनेगा कि ये योजना किस राज्य की है, तो लाडली लक्ष्मी योजना ये आपकी मध्य प्रदेश की है। महाराष्ट्र सरकार ने अभी कुछ दिन पहले ही एक योजना शुरू करी थी, उसका नाम था मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना। माझी लड़की बहन योजना अमूमन सभी योजनाओं में यही है कि 1000 रुपए से लेकर 1500 रुपए तक महिलाओं को दिए जाते हैं। फिलहाल झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन। उन्होंने मैया सम्मान योजना शुरू की है। मैया सम्मान योजना क्योंकि अगले साल झारखंड में आपके चुनाव होने वाले हैं विधानसभा वाले, तो हर बहना को 12,000 रुपए सालाना दिए जाएंगे, मतलब 1000 रुपए उन्हें प्रति माह यहां पर दिए जाने वाले हैं। झारखंड के गवर्नर अभी हाल ही में बदल दिए गए हैं। झारखंड के नए गवर्नर कौन हो गए हैं? संतोष गंगवार, सीपी राधाकृष्णन नहीं है। दलजीत सिंह को बीएसएफ का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का मोटो है ड्यूटी अनटू डेथ, यानी कि जीवन पर्यंत कर्तव्य। इसके जो डीजी थे नितिन अग्रवाल, डीजी कौन थे? नितिन अग्रवाल। ये बड़ा गड़बड़ काम कर रहे थे। गड़बड़ काम क्या कर रहे थे कि अभी इनका देखो बीएसएफ का मोटो ये है, बीएसएफ का जो काम है वो है भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा की रक्षा करना और इधर बांग्लादेश पे सीमा की रक्षा करना। दोनों जगह से भयंकर घुसपैठ शुरू हो गई थी और पता नहीं क्या कर रहे थे, मतलब इधर से भी हो रहा है, इधर से हो रहा है। बांग्लादेश में तो हालत खराब है इस समय, वहां पे हिंसा चल रही है, तो वहां से घुसपैठ हो रही थी। इसको लेकर के कोई आरोप तो नहीं लगाया गया है, लेकिन हाँ इनको अपने पद से तुरंत हटा दिया गया नितिन अग्रवाल को। नितिन अग्रवाल के बाद अलावा वाईबी भुनिया करके, वाईबी खरुनिया करके थे, खुरनिया करके थे जो वाइस चीफ थे, उनको भी यहां से हटा दिया गया है। वर्तमान समय में दलजीत सिंह चौधरी जो कि एसएसबी यानी सीमा सशस्त्र बल के हैं डायरेक्टर जनरल, उनको यहां पर बीएसएफ का अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया है। शेख हसीना बांग्लादेश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। अभी कुछ दिन पहले ही वकार उज्जमान जो है वो यहां पर थल सेना अध्यक्ष बने थे, वकार उज्जमान, और 23 जून को बने हैं। और देखिए यहां पर तख्ता पलट की सारी चीजें होने लगी। फिलहाल बांग्लादेश जल रहा है आरक्षण के मुद्दे पर। सरकारी नौकरियों में आरक्षण को लेकर के वहां पर भयंकर हिंसा हो रही है, जिसके लिए यहां पर कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। लेकिन अभी हाल ही में शेख हसीना का जो घर है उस पर भी हमला किया गया। शेख हसीना फिर दिल्ली पहुंची, दिल्ली से लंदन के लिए निकल गई हैं। बांग्लादेश के वर्तमान समय में प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है कि भाई ठीक है अब तुम लोग लड़ो मरो, मैं भागी जा रही हूँ, चली गई है। यहां पर वर्तमान समय में राष्ट्रपति हैं शहाबुद्दीन चुप्पू। बांग्लादेश और भारत के बीच में संप्रीति नाम का एक एक्सरसाइज होता है। कौन सा एक्सरसाइज होता है? संप्रीति, भारत और बांग्लादेश के बीच में। अभी हाल ही में बांग्लादेश का हमें 2 पोर्ट मिल गए हैं, एक मोंगला पोर्ट और एक चटगांव पोर्ट। असम के मोरी गांव में टाटा की सेमीकंडक्टर इकाई का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। तो ये क्या है? ये देश की सबसे बड़ी या इकलौती सेमीकंडक्टर चिप बनाने की फैक्ट्री है। लगभग 27,000 करोड़ रुपए खर्चा इसमें आने वाला है और ये टाटा बनवा रहा है। इसके जरिए लगभग 13,000 प्रत्यक्ष रोजगार यहां पर पैदा होंगे। अब क्या होगा? अब भारत में जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज है उनको चिप के लिए ताइवान के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। हो सकता है कि 2-3 साल में आप इसका पूरा बनता हुआ देखें और यहां पर इसका प्रोडक्शन भी स्टार्ट हो जाएगा। इसकी क्षमता बहुत ज्यादा है, लगभग 4 करोड़ चिप जो है ये पर डे डाइस बना सकती है और इसके जरिए हमारा जितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स का रिक्वायरमेंट है वो पूरा हो सकता है। तो देश की पहली सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट प्राइवेट लिमिटेड या सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन फैक्ट्री असम के मोरी गांव में डेवलप की जा रही है। असम में लव जिहाद पर होगी उम्र कैद। अभी हाल ही में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा शर्मा ने एक कानून पेश करने की बात की है जिसमें लव जिहाद की परिभाषा होगी और अगर लव जिहाद करता हुआ कोई नजर आया तो उसे उम्र कैद होगी। लव जिहाद का मतलब ये होता है कि किसी गलत मंशा से अपने धर्म को छुपा करके किसी भी, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो, उसके साथ विवाह जैसे संबंधों में स्थापित होना और फिर बाद में उसको धोखा देना। इसके अलावा सरकारी नौकरी में भी कुछ नए नियम असम में देखने को मिलेंगे। आगे आने वाले समय में आप देखेंगे कि असम में इस नए नियम के मुताबिक केवल असम के लोग ही असम में जो गवर्नमेंट जॉब होती हैं उसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। अन्य राज्यों के लोगों को यहां पर पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिलेगा। असम अभी चर्चा में था क्योंकि असम का एक कल्चरल हेरिटेज साइट है और जिसका नाम है आपका मैदाम। मैदाम अहोम राजवंश से संबंधित है। किस राजवंश से संबंधित है? अहोम। मैदाम का मतलब होता है आत्मा का घर। तो अहोम राजवंश की ये एक कब्रगाह थी जिसको अभी हाल ही में भारत के 43वें हेरिटेज साइट के रूप में घोषित कर दिया गया है।
इस बार भारत में 46वीं यूनेस्को हेरिटेज कमेटी की बैठक हो रही थी, जहां पर असम के मैदान को यहां पर शामिल किया गया है। भारत ने मालदीव को आवश्यक वस्तुओं के निर्यात के लिए 2 अतिरिक्त बंदरगाह दिए हैं, कांदला और विशाखापट्टनम। ये 2 अतिरिक्त बंदरगाह अब यूज करने के लिए मालदीव को मिल गए हैं, यानी मालदीव यहां से अपना माल वहन कर सकता है। मालदीव के राष्ट्रपति हैं मोहम्मद मुइजू। इनके साथ भारत के संबंध ठीक नहीं रहे थे, लेकिन धीरे धीरे अब मामला सेटल होता नजर आ रहा है। फिलहाल मालदीव जो है वो भारत के साथ 4 बंदरगाहों का प्रयोग कर रहा है और 2 बंदरगाह और प्रयोग हो जाने के बाद अब 6 बंदरगाह जो है वो मालदीव प्रयोग कर पाएगा। भारत ने अंतरिक्ष में स्टेशन के लिए आगामी एक्सियोम 4 मिशन के लिए 2 अंतरिक्ष यात्रियों को चयन किया है। एक है ये है पीसी प्रकाश, इनका नाम है प्रशांत बी नायर। इनका नाम क्या है? प्रशांत बालकृष्ण नायर, पीबी नायर। और इनका नाम है शुभांशु शुक्ला। तो जो मेन पायलट होने वाले हैं, भाई नासा के साथ हमने समझौता किया कि ऐसा करो कि हमारे अंतरिक्ष यात्रियों को जाना है अंतरिक्ष में, उनको तुम जो अंतरिक्ष यात्रियों में होगा उनकी टेस्टिंग वेस्टिंग करवा दो। तो बोले ठीक है भेजो किसी को। तो इन्होंने मेन पायलट के रूप में शुभांशु शुक्ला को भेजा। शुभांशु शुक्ला 14 दिन तक ये अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन पर रहेंगे और बैकअप पायलट के रूप में प्रशांत बी नायर को भेजा जा रहा है। कितने दिन ये लोग रहेंगे? 14 दिन तक। कहां पर रहेंगे? आईएसएस। आईएसएस जो है ये एक अंतरिक्ष प्रयोगशाला है जिसमें 15 देश साझीदार हैं और 5 अंतरिक्ष एजेंसियां। 5 अंतरिक्ष एजेंसियों में एक नासा है, एक रसिया की है रॉस कॉस्मोस, एक आपकी जापान की है जाक्सा, एक आपकी यूरोपियन यूनियन की है और एक आपकी आ जाती है कनाडा स्पेस एजेंसी। तो ये 5 एजेंसी मिलकर अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन का प्रयोग करती हैं। ये अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन पृथ्वी से 400 किलोमीटर की ऊपर वाली कक्षा पर तैर रहा है और आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि जो इसकी स्पीड है वो है 7.66 किलोमीटर पर सेकंड और ये 90 मिनट में पूरे पृथ्वी का चक्कर लगा लेता है। तो यहीं पर ये लोग जाएंगे और गगनयान मिशन यानी कि भारत जो है अंतरिक्ष में लोगों को भेजने वाला है। भारत द्वारा खुद अंतरिक्ष में लोगों को भेजा जाएगा। इस तरीके का गगनयान मिशन 2025 में देखा जाएगा। फिलहाल अभी आपको एक नाम याद रखना चाहिए, गोपी थोटकुरा। गोपी थोटकुरा जो है ये पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री बने टूरिज्म के लिए। मतलब ये क्या थे? ये भारतीय थे जो अंतरिक्ष टूरिज्म का हिस्सा बने, यानी कि अंतरिक्ष में घूमने गए थे। ये इनको जेफ बेजोस जी के जहाज से भेजा गया था, उस वाले यान से ये गए थे। वैसे आपको पता ही है कि राकेश शर्मा 1984 में अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय थे। भारत 2023 में वैश्विक कृषि निर्यात में 8वें स्थान पर आया है। यह सूची WTO द्वारा जारी की गई। WTO का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। वर्तमान समय में नकोजी ओकोंजो इवेला ये जो है ये इसकी हेड है और ये नाइजीरिया से बिलोंग करती हैं। नाइजीरिया की राजधानी अबूजा। तो यहां पर ये हेड है, इन्होंने डेटा जारी किया और बताया कि पूरे विश्व में सबसे ज्यादा कृषि निर्यात कर रहा है EU यानी यूरोपियन यूनियन। दूसरे नंबर पर USA है, तीसरे नंबर पर ब्राजील है और चौथे नंबर पर आपका चाइना है, जिसमें सबसे ज्यादा कृषि यानी एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट होता है। भारत इस सूची में 8वें नंबर पर आया है और भारत में लगातार कृषि निर्यात जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। 2024 में रैपिडो यूनिकॉर्न का दर्जा हासिल करने वाला तीसरा स्टार्टअप बन गया। रैपिडो एक बाइक टैक्सी ऐप है जिसमें आप बाइक को टैक्सी के रूप में प्रयोग करवा सकते हैं। इसका गठन अरविंद शंका ने करवाया था, यानी इस कंपनी के मालिक कौन है? अरविंद शंका। तो यूनिकॉर्न कौन होता है? जो कंपनी $100 बिलियन का निवेश प्राप्त कर लेती है उसे यूनिकॉर्न का दर्जा दिया जाता है। भारत में वर्तमान समय में 107 यूनिकॉर्न है। कितने यूनिकॉर्न है? 107 यूनिकॉर्न है, जिसमें से इस साल कृत्रिम, ये भविष्य अग्रवाल की कंपनी है जो कि ओला वाले हैं, कृत्रिम, और दूसरी है परफियोस। परफियोस जो है ये एक फिनटेक कंपनी है। ये 2 आपके क्या बने थे? यूनिकॉर्न बने थे। तीसरा यूनिकॉर्न बन गया है रैपिडो इस साल। एनसीईआरटी ने कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों के लिए बैगलेट डेज की घोषणा की है। इसके जरिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो कि 2019 में आई थी, 2020 में लागू हुई। उत्तराखंड पहला राज्य है जिसने भारत में न्यू एजुकेशन पॉलिसी या नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लॉन्च किया था। दिस द फर्स्ट स्टेट। वैसे रेटिफिकेशन किया था कर्नाटक ने कि हम करेंगे, लेकिन इंप्लीमेंटेशन सबसे पहले उत्तराखंड ने किया।
तो एनसीईआरटी जिसके वर्तमान समय में हेड है दिनेश प्रसाद सकलानी, दिनेश प्रसाद सकलानी इसके डायरेक्टर जनरल है। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति के अनुरूप आपको क्या करना होगा, 10 दिन का बैगलेस डेज देना होगा, यानी बच्चे आएंगे वो दिन कुछ बनाएंगे, क्राफ्ट काम करेंगे, कुछ ऐसी चीजें सीखेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन वर्तमान समय में धर्मेंद्र प्रधान के पास है। दिग्गज भारतनाट्यम नृत्यांगना यामिनी कृष्णमूर्ति का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया। भारतनाट्यम की प्रमुख एक्सपोनेंट मानी जाती है। फिलहाल भारतनाट्यम जो है वो भारत में EM कृष्ण अय्यर और रुक्मणी देवी अरुंडेल, इनको भारतनाट्यम को मंदिर से बाहर लाने का श्रेय जाना जाता है। भारतनाट्यम जब मंदिर में किया जाता है तो उसे सादिरट्टम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सादिरट्टम। ये मंदिरों में किया जाने वाला डांस फॉर्म है और ये तमिलनाडु का प्रमुख डांस फॉर्म है। फिलहाल यामिनी कृष्णमूर्ति भारतनाट्यम के अलावा कुचिपुड़ी भी करती थी। उनका 84 वर्ष की आयु में अभी हाल ही में निधन हो गया और इन्हें 2023 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। किससे सम्मानित किया गया था? पद्म विभूषण से इनको सम्मानित किया गया था। तो फिलहाल ये रहे हमारे आज के करंट अफेयर्स और उम्मीद करते हैं ये करंट अफेयर्स आपको पसंद आए होंगे। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल फिर मिलेंगे। अगर आपको ये करंट अफेयर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक करना मत भूलिए और आपको कैसा लग रहा है जरूर कमेंट किया करिए, खूब सारे कमेंट किया करिए। कमेंट के जरिए आप मुझसे बात कर सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना।